हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। उसमें हमने जो हमारा चैप्टर दूसरा था यानी चैप्टर सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम, उसके हमने दो पार्ट डिस्कस किए थे। यानी उसका हमने चैप्टर सेकंड के दो पार्ट डिस्कस किए थे। आज हमारा तीसरा पार्ट है। जो हमारा चैप्टर का नेम था संविधान की उद्देश्य का, विशेषता एवं नागरिकता। तो उसमें हमने दो दो लेक्चर ख़त्म किए थे। उसके जो हमने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था भारतीय संविधान की विशेषता ख़त्म किया था हमने लास्ट में, उसी का कुछ पार्ट रह गया है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो डिस्कस करने से पहले आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा, यदि भगवान आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने उनसे मांगा है। यानी भगवान आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा आपको देने वाले हैं जितना तुमने उनसे मांगा है। तो आज का हमारा टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, संरचनात्मक में यानी संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया? यानी भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका प्रयोग किया गया। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? यानी किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यानी ये बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? भारतीय संविधान का जो सबसे प्रमुख लक्षण है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ये कहा है जी ऑस्टिन ने। संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण क्या हैं? यानी संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण हैं शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की अपरिवर्तनशीलता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? यानी भारतीय संविधान में जो एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण यह हैं एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद के नए राज्य निर्माण की शक्ति और राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की शक्ति आदि। राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की शक्ति आदि। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या थी? यानी मूल भारतीय संविधान में, यानी जो सब मूल भारतीय संविधान था उसमें मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई, 18 वर्ष नियत की गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1980 द्वारा, यानी 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। यानी मताधिकार की आयु जो थी 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? यानी किन आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट तथा अवैध आचरण के आधार पर। यानी अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो एसआर बॉम्बई बना भारत संघ 1994 के बाद में कहा गया है। यानी किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है? एसआर बॉम्बई बना भारत संघ 1994 के बाद में कहा गया है। किसका कथन है कि भारतीय संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश हित सर्वोपरि है? ये दिया है, आइवर जेनिंग्स का कथन है। यानी भारतीय संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश हित सर्वोपरि है। तो ये कहा था, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। तो नेक्स्ट है हमारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई में विधि, परंपराओं
प्रविधियों और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु इस बारे में राज चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इस विषय में 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इसमें अधिनियमित किसी अन्य कारणों की व्यवस्थाओं का अनुपालन अनिवार्य है। तो यह हमारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई विधि, परंपराओं, प्रविधियों और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु इस बारे में राज चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अनियमित किसी अन्य कानून की व्यवस्थाओं का अनुपालन अनिवार्य है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में विनिष्ट किया गया है। यानी भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस सूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। तो ये किया गया है प्रथम अनुसूची में। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? राज्यों के राज्य क्षेत्र, भारत के संघ राज्य क्षेत्र तथा भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों को संघ घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 1 के तहत। किसने कहा है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? किसने कहा है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एक प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? तो ये की गई संविधान की। नेक्स्ट है हमारा, किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की। संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है? तो ये कर सकती है साधारण बहुमत से। संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? तो संविधान में संशोधन करके। 9वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है? तो यह है 9वें संविधान संशोधन का संबंध बैरूवाड़ी मामले से है। नेक्स्ट है हमारा, 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया था? तो ये किया गया था बैरूवाड़ी राज्य जो था पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था? तो न्यायमूर्ति श्री एस के धर की आयोग जो था, न्यायमूर्ति एस के धर कमीशन। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन पर सुझाव हेतु गठित जेवीपी समिति ने क्या सुझाव दिए थे? भाषाई आधार राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकृत कर दी, किंतु उसके साथ ही यह सुझाव दिया कि संदर्भ में व्यापक जन आग्रह पर विचार किया जाना चाहिए। यानी संदर्भ में व्यापक जन आग्रह पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी पोट्टी श्री रामुलु की। यानी तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करने के लिए तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी पोट्टी श्री रामुलु की। इन्होंने तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। तो ये थे आज के हमारे लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चलेगी उसकी वीडियो आपको समय अनुसार मिल सकें।
थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।